और फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बीए प्रोग्राम ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। यूनिट नंबर सेकंड के पार्ट थर्ड फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखी तो सबसे पहले जा कर के आपको उसको देखना है, ताकि आप उसको देखने के बाद इस चीज़ को भी ध्यान से समझ सको। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की विशेषताएं क्या है, क्यों एक देश में संविधान ज़रूरी होते हैं। ये तीनों ही पार्ट आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन तीनों ही पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखना, एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। और जो ग्रेजुएशन के पेपर्स होंगे, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के पेपर्स होंगे, उनमें ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, 1 से 2 बार भी अगर आप वीडियो को देखोगे, जहाँ तक मुझे पता है मैंने एक चीज़ को एक्सप्लेन डिटेल में किया है, तो एक वीडियो में ही आपको चीज़ें अच्छे समझ आ जाएगी। बट अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप 2 बार चीज़ों को देखना, 2 बार वीडियो को देखना, आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ आ जाएगी। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स से सारे लेके हमसे अगेन पूछ सकते हैं, हम ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई देंगे ही देंगे आपका। ठीक, तो पार्ट 1 में हमने संविधान को जाना, फिर उसके बाद पार्ट 2 जो था हमारा, उसमें हमने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को पढ़ा, है ना। मौलिक अधिकार को पढ़ा हमने, मौलिक अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों नागरिकों के लिए आवश्यक है, और उसके अलावा कितने तरीके के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 2 में डिस्कस की। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को जन्म सिद्ध से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, अब कुछ लोग विद्वानों का ये मानना था कि नागरिकों को तो वो मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे भी नागरिकों के लिए अधिकार होने चाहिए जो उनके मौलिक अधिकार से परे हो, मौलिक अधिकार से परे हो और उनके लिए आवश्यक हो। तो ऐसे कुछ अधिकारों को रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, समझ आया क्या है ये? नीति निर्देशक तत्वों में उन अधिकारों को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में कहते हैं DPSP, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये होती है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं। DPSP सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रतीक है। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रतीक है। बेसिकली एक राज्य के दायरे में रह करके ही बात करेगा। ठीक, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो, अब एक चीज़ समझा देती हूँ। एक तरफ नागरिकों को मिलते हैं मौलिक अधिकार, राइट, दूसरी तरफ उनके पास है DPSP यानी फंडामेंटल राइट। ठीक, मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या करता है, वो कोर्ट जा सकता है, यानी कि न्यायालय में वो जा सकता है ना। लेकिन अगर किसी इंसान के DPSP नीति निर्देशक तत्वों में जाएगा तो उसकी चुनौती के लिए वो न्यायालय नहीं जा सकता। सरकार नीति बनाते समय इन बातों का ध्यान रखती है कि कौन सी चीज़ें मौलिक अधिकारों में शामिल होगी और किस व्यक्ति के अंतर्गत होगी। लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं, जो जिन राज्यों में नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों के हित में होते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये आवश्यक है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व है जिसकी मूलभूत विचार यही है। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारों का स्थान। ठीक, नीति निर्देशक तत्वों का सबसे पहला उद्देश्य, जो कि समाजवादी एवं आर्थिक विचारों से प्रभावित था, वह एक कल्याणकारी राज्य था। इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों का सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि राज्य को समाजवादी और आर्थिक विचारों से प्रभावित होना चाहिए, ताकि लोगों को कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति हो। ठीक, लोगों के हित में हो, वो जनता के हित में हो। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारों को प्रभावित किया गया है। देखो, जहाँ संविधान की बात की जाती है, संविधान में कहा गया है कि गांधीवादी विचारों से उसकी दूर रखी गई है ना, उसमें गांधीवादी विचार शामिल नहीं है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कहा जाता है कि गांधीवादी विचारों से ही प्रभावित है। ठीक, तीसरा उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्वों का उदारवादी जैसे कल्याणकारी राज्य हैं, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए भाग 4 के सिद्धांत है। यानी कि जो उदारवाद कहते हैं कि लोगों के प्रति राज्य को उदार होना चाहिए, वही चीज़ कहा गया है भाग 4 में। और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को ही शामिल किया गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों का एक और उद्देश्य यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल लेवल पर दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति की संभावना जो है वो रखता है। अब देखिए, ये हमने क्या लेके आए, ये देखिए, ये गांधीवादी है, ये समाजवादी विचारधारा और ये उदारवादी विचारधारा। ठीक,
ये कुछ आर्टिकल्स है संविधान से ही लिखे गए। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 26 से लेकर के 51 तक है। ठीक, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को यहाँ से इतने अनुच्छेद तक शामिल किया गया है। अब इतने से अनुच्छेद के बीच कौन कौन सी गांधीवादी विचारधारा है, कौन कौन सी समाजवादी विचारधारा और कौन कौन सी उदारवादी विचारधारा है, ये मैंने प्रॉपर आप लोगों के लिए अपनी तरफ से बना करके लिखा। ये मैंने खुद बनाया है जो कि आपको समझ आए। जैसे गांधीवादी में अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48 में बात की गई है। समाजवादी की 38, 39, इन सब में 41, 42, 43 इन सब में बात की गई है। उदारवादी में इन सब आर्टिकल्स में बात की गई है। ठीक, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप अच्छे से और समझ जाओगे। देखो अब डिटेल में जानो। आर्टिकल 36 का कहता है ये राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 37 में राज्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता आसान तरीक़ों से। 38 में लोक कल्याणकारी समाजवादी एवं आर्थिक न्याय की बात की गई है। 29 में राज्य द्वारा अनुसरण किया गया है। 29A में कहा गया है कि समान न्याय गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कानूनी सहायता गरीबों को प्राप्त होगी। और आर्टिकल 40 में पंचायत और पंचायती राज की बात की गई है। अब देखिए ये अनुच्छेद आपका 40 है ना। अनुच्छेद 40 में क्या गांधीवाद भी कहते हैं कि राज्य में एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो अनुच्छेद 40 आपका पंचायत और पंचायती राज की बात करता है। अनुच्छेद 41 यानी 41 कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 का कहता है कि काम की न्याय संगत दशाओं में सहायता होनी चाहिए लोगों के लिए। कर्मकारों में निर्वाह की मजदूरी होनी चाहिए। 44 का कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 से लेकर के 14 आयु के वर्षों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हमारे सरकारी स्कूल में होती है। वहाँ 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा होती है वो मुफ्त होती है। आर्टिकल 46 क्या कहता है SC ST को शिक्षा और सुरक्षा, यानी ST SC को जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन को उच्च रखने पर लोक स्वास्थ्य का सुधार। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, मिड डे मील मिलता है ना, वो इसी आर्टिकल के ध्यान में रखा गया कि लोगों को पोषण स्तर जो है खाना मिलना चाहिए। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन बनाने की आज़ादी है। 39 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मरण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। आर्टिकल 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है कि न्यायपालिका के कार्य अलग होते हैं और न्यायपालिका के कार्य जो है अलग है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो है अभिवृत्ति की गई है। तो ये है आप लोगों के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में लिखी है। आई होप ये समझ आ गया होगा कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। अब हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न संशोधन समय समय पर किए है ना। राज्य को प्रमुख तरीके से निखारने के लिए अलग अलग संशोधन किए, जिनमें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक मील पत्थर का साबित करता है, यानी कि जो है सामुदायिक विकास का जो है यहाँ पर विकास हुआ। कृषि उद्योगों का विकास होता है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल जो है योजना चलाई गई थी, है ना, ताकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार में जो है उनकी उन्नति हो सके, जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करना था। क्या था, आर्थिक रूप। मनरेगा विचार में क्या होता था कि मजदूरों को क्या कहते हैं रोज़गार दिया जाता था और उसके बदले उन्हें जो है मजदूरी दी जाती थी, जिससे उनका आर्थिक विकास हो, उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना। तो कुछ इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों के मूल्यांकन जो है हमारे सामने आते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना क्या है। नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, सबसे पहली आलोचना। जबकि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में हम अपनी जो है इच्छा प्रकट कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष पर लेने वाले संकल्प की तरह है, जो अगले ही दिन टूट जाती है। जैसे क्या होता है, कई बार होता है कि जैसे न्यू ईयर वाले दिन होता है, बहुत से इंसान ऐसे हैं जो न्यू ईयर वाले दिन एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि हम अगले दिन ये करेंगे, है ना, अगले 1 महीने तक ये करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम तक वो टूट जाते हैं, उस चीज़ को वो फॉलो नहीं कर पाते। सेम चीज़ नीति निर्देशक तत्व में भी कही गई है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी कानून लागू किए जाते हैं वो हर समय लागू नहीं हो पाते हैं ना, टूट जाते हैं वो। इसका इशारा सरकारों के द्वारा किए गए वादों पर है। सरकार अक्सर चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और बाद में उसको पूरा नहीं करती है ना। गांधीवादी सिद्धांत कागज़ों में ही दिखते रह जाते हैं। गांव के लोग आज भी उतने सशक्त नहीं हुए हैं जितने कि उनमें कहा गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है
है ना। जब सरकार बनती है राज्य स्तर पर, तब वो भी कहते हैं कि हम सड़कें बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं है। तो क्या है, ये आलोचना है एक नीति निर्देशक तत्वों की। अब नीति निर्देशक तत्व और उनकी कुछ प्रमुख बातें कैसे हैं। वह लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें अपनाने चाहिए, ये उनकी क्या है, एक तत्व है। ये कहता है कि वो लक्ष्य और एक उद्देश्य है जो हमें समाज के रूप में अपनाने चाहिए ताकि लोगों का विकास हो। वह अधिकार जो नागरिकों और मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त मिलने चाहिए, नागरिकों को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त होने चाहिए। वो कौन से अधिकार है, नीति निर्देशक तत्वों के अधिकार। वह नीतियाँ जिन्हें सरकार को मंजूरी देनी चाहिए, फिर करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से भारत की कल्पना का आभास भी होता है। बिल्कुल सही बात है, भारत की कल्पना का आभास होता है। तो ये था आप लोगों का यूनिट सेकंड। आई होप ये यूनिट सेकंड अब हमारा ख़त्म हो चुका है। जो चीज़ थी वो बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दी गई है। हमने फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों को बिल्कुल डिटेल में जाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार देखो, डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या कहते हैं ये वीडियो कैसी लगी और किस चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए। हालांकि हम एक एक करके हर एक यूनिट पे सेपरेटली वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर होगी। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सबसे पहले जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि वहाँ से आप जो है इसका PDF फॉर्म नोट्स जो है ले सकें, और कुछ प्रैक्टिस पेपर होते हैं वहाँ से आप उनको ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें। ठीक, ज्वाइन करने के बाद हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। बने रहने के लिए धन्यवाद।